तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो शुरू करते हैं। हमें लीगन कोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हमसे बैठ के चाय पी रहा होता है और अपना मन में कह रहा होता है कि बूढ़ा आदमी हुडी एक ऐसा पर्सन है जिसे शराब पसंद है, वो कुछ बेहतर शराब क्यों नहीं इकट्ठा कर सकता। मुझे आज भी याद है नाइट डेट ओल्ड डेमन वाइन फॉर्मूला रिपीटली ड्रंक कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसकी रिसोर्सेज ढूंढना मुश्किल है। तभी वहाँ पर डसन आता है और वो जैसे लगता है कि मार खाया हुआ हो और हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि डशन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो डशन बोलता है कि कुछ नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, चलो मुझे देखने दो। तो हमारे एमसी उसके चेहरे को पकड़ के देखने लगता है। तो डशन बोलता है कि यंग मास्टर मैं सच में ठीक हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम स्पिरिचुअल फॉर्म पर नहीं गए थे, किसने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा। तो डसन बोलता है कि यंग मास्टर मैं सच में ठीक हूँ, प्लीज और मत पूछिए। तो हमारा एमसी कहता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये मेरे से रिलेटेड है। तो वो नाम है सर हिलाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो मुझे बताओ, अगर तुम कुछ नहीं बताते हो तो मैं खुद स्पिरिचुअल फार्म पर जाऊंगा। तो डशन बोलता है कि यंग मास्टर आपको नहीं जाना चाहिए। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि ऐसा देख के लगता है कि ये मेरे से ही रिलेटेड है। तो डशन बोलता है कि यंग मास्टर आपको नहीं जाना चाहिए, सीनियर सिस्टर ने ओयांग ने भी कहा था कि आपको वहाँ नहीं जाने देने की। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर हुआ क्या है वहाँ पर। तो डशन बताता है कि जब मैं स्पिरिचुअल फॉर्म में गया था तो वहाँ आउटर सेक्ट के डिसाइपल थे जिन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा और आपकी जमीन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। मैं ये सब देख नहीं सका, इसलिए मैंने उनसे बात की और फिर उन्होंने मुझे बहुत पीटा। उसके बाद जब सीनियर सिस्टर ओयांग को पता चला तो और उन्होंने मुझे यहाँ वापस आने को कहा और मुझे इस इंसिडेंट को आपसे छिपाने का ऑर्डर भी दिया। उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखना तुम। तो हमारा हमसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो बास्टर्ड, उन्होंने तुम्हें बुरी तरह पीटा था, चलो स्पेशल फार्म पर चलते हैं। तो पीछे से डसन कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मत जाइए। हमारा एमसी अपने आप से कह रहा होता है कि मेरी लैंड को बर्बाद करना तो छोटी सी बात है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। खैर तुमने मेरे लिए मार खाया है तो मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। वो बास्टर्ड को इनकी कीमत चुकानी होगी, ये बॉस टॉलरेट नहीं कर सकता और कोई मेरी वजह से दुख पा रहा है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। पीछे से डसन कह रहा होता है कि यंग मास्टर हमें ये सब भूल जाना चाहिए, वो आउटर सेक्टर के डिसाइपल है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे लड़ने का। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये सब कुछ बंदर है, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर यहाँ तक कि गॉड और डेमन भी आ जाते मुझे इसकी परवाह नहीं होती। कुछ जोगरों की बात तो ही छोड़ दो, भले ही हेवन तुम्हें हरा दे फिर भी मैं तुम्हारे लिए जजमेंट करूंगा। तो ये बात सुन के तो वो भी चौंक जाता है और हमारा एमसी कहता है कि चलो चलते हैं। तो बोलता है कि यंग मास्टर। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा एमसी और वो दोनों अपने फार्म के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उसका फार्म को डिस्ट्रॉय एकदम कर दिया गया होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी है, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाऊंगा। डशन बोलता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं। भी एक बंदा कहता है कि वेल 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 ये तो शायद जीनियस ऑफ ऑल टाइम जेंटलमैन चियान है। तभी पीछे से डशन कहता है कि यंग मास्टर हमें अभी निकलना होगा, वो लोग यहाँ आ गए हैं। और वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम म्यूजिक में काफी अच्छे हो, तो फिर तुम मेरे लिए एक गाना क्यों नहीं बजाते, तुम ऑर्केस्ट्रा पे नाचो, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा उठाऊंगा छम्मा 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 करके। तो हमारा एमसी कह रहा होता है उन लोग से, क्या तुम ही लोग थे जिन्होंने मेरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो बंदा भी एटीट्यूड में कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो अभी तुम क्या कर लोगे, तुमने हमारी यंग मास्टर ली की लड़की को चुराने की कोशिश की है, ये तुम्हारे लिए एक सबक है, अगर तुम अभी नहीं पीछे हटे तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि कौन सा यंग मास्टर ली। तो वो बताता है कि हमारे यंग मास्टर ली यूनिजिया सेक्टर के इनर डिसाइपल किंग यान एरिया और ली फैमिली के फेमस 7वें यंग मास्टर भी हैं। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मास्टर की लड़की को चुराने की। मैं देख सकता हूँ कि तुम जीने से उब चुके हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तो अब मुझे पता चल गया कि वो कौन है, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन था जिसने डशन के चेहरे पर मुक्का मारा था। तो बंदा पंखा हिलाते हुए कहता है कि वो यंग मास्टर मैं था और तुम इसके बारे में क्या ही कर लोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपनी गलतियां मान ली है, इधर आओ फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारे एमसी तो सामने आ जाता है और कहता है कि लो मैं आ गया, तो अब बताओ कि तुम मेरे साथ क्या कर लोगे। जैसे वो बोल ही रहा होता है लेकिन हमारे एमसी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे अपने वो साथियों के पास फेंका जाता है। उनके साथी कह रहे होते हैं कि हमारे ब्रदर के मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चलो दोस्तों हम लोग इसे मार डालते हैं। और वो लोग भी अटैक करने के लिए हमारे एमसी पे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी फिर से एक थप्पड़ मारता है जिसे एक बंदा फेंकाता है, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे ही मारता है, फिर तीसरे वाले को भी मारता है। मारने के बाद उन लोग से कहता है कि हमारी कम एज के कारण मैं तुम में से हर को केवल एक थप्पड़ दूंगा और होप करता हूँ कि तुम लोग कुछ यादें विकसित करोगे। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग
लोग ये समझो कि क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही किसी को मारा है तो तुमको बदले में मार खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तुम यंग होते हो तो तुम बोल्ड हो सकते हो और इसमें कुछ गलत नहीं है और एरोगेंट होने में भी कोई बुराई नहीं है। हालांकि तुमको अपने एरोगेंस होने का कारण होने वाले रिजल्टों के बारे में सहन करना सीखना चाहिए। हमारा एमसी डसन से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो डसन भी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं चिंता क्यों ना करूं, क्या तुमको पता है कि तुमने किस फैमिली के यंग मास्टर को मारा है। हमारा एमसी उन लोग से कह रहा होता है कि मैं इस बात को जाने दूंगा कि तुमने डसन को मारा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम लोगों ने मेरे लिए इस स्पिरिचुअल फार्म को साफ करो, खोद कर बेकार बीज को निकालो और न्यू बीज को लगा दो। तभी वो यंग मास्टर गुस्से में बोलता है कि तुम बस इंतजार करो यंग मास्टर ली। और वो बोल ही रहा होता, लेकिन तभी हमारा एमसी उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मार देता है और उसके चेहरे पे अपना पैर रख लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि मैंने अभी क्या कहा। अगर तुम लोग आज के आंधे तक मेरे लिए स्पिरिचुअल फार्म को ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। और पीछे से डसन की तो फट के चार हो रही होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे जैसे बंदरों का झुंड अभी भी लड़ना चाहता है। डसन बोलता है कि यंग मास्टर शायद हमें बस इसे जाने देना चाहिए। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि क्या हमें इसे जाने देना चाहिए। डसन, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर ये पहली बार हुआ है तो ये दूसरी बार भी होगा। कुछ लोग पावरफुल से डरते हैं लेकिन कमजोरों पर धौंस जमाते हैं और कुछ को बेहतर इंसान बनने के लिए अपंग होने की जरूरत होती है। अदरवाइज हमेशा एक अगली बार और अगली बार ही होगी। तो उन लोग से कहता है कि इस बॉस के लिए खड़े हो जाओ और स्पिरिचुअल फार्म को ठीक करो तुम लोग। और वो लोग ठीक कर रहे होते हैं। हमारा एमसी अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैंने बस थोड़ा सा ही काम किया है और मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने जाना चाहिए। दर्शन, तुम मेरे लिए उन पर नजर रखना, जो भी ढिलाई बरतने की हिम्मत करे मुझे बाद में बता देना, मैं उसे मार डालूंगा। तो डशन बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर। तभी हमें ओयांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहीं आती है और एक गेट को लात मार के खोलती है और चिल्ला के कहती है कि लिशन, तुम कहाँ मर गए हो, चलो मेरे सामने आओ। तभी हमें वही तीनों को दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की कह रही होती है कि क्या ये जूनियर सिस्टर ओयांग नहीं है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, क्या इसकी वजह ये है कि आज तुम अपने जेंटलमैन चियान से नहीं मिल पाई हो। ओयांग सीधे आके लिसन से कहती है कि सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने गो किंग फैंग की स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को भेजा था। वो बंदा बोलता है कि गो किंग फैंग, तुम्हारा मतलब जेंटलमैन चियान से है ना। हाँ, मैंने ही ऐसा किया था। तो ओयांग कहती है गुस्से, मैं जानती थी कि तुम ही हो, अगर कुछ है तो मेरे पास आओ, तुम उसके लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो, उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया है। तो ये बंदा गुस्से में बोलता है कि उसने मुझे उकसाया नहीं है क्या, और खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्योंकि तुम दोनों को पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था तो ये मुझे उकसाने के लिए काफी है। और ओयांग के पास आके बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जो कोई भी तुम्हारा दाव लवर बनने की हिम्मत करेगा वो मेरे दुश्मन बनने का समान होगा। मैंने सुना है कि वो केवल एक फेलियर पर्सन है, भले ही वो प्रतिभा, भले ही वो म्यूजिक में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कॉकरोच तरह मसल दूंगा। तो ओयांग गुस्से में बोलती है कि लीसन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने गो किंग फैंग का एक भी बाल छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये बात सुनकर वो गुस्से में बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो कबाड़ मुझसे कैसे तुलना कर सकता है, उसे थोड़े से म्यूजिक के अलावा और क्या आता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसे उसके फैमिली ने घर से निकाल दिया है, वो बुनियादी तौर पर बेकार है और शायद वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, उस कचड़े में ऐसा क्या अच्छा है। तो ओयांग बोलती है कि तुम समझ नहीं सकते, तो फिर मैं आज तुम्हें समझा देती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बेकार लगते हो, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे उल्टी आने लगती है। ये बात सुनकर ओयांग पे अपना हाथ उठाने लगता है। तो ओयांग कहती है कि क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो, ठीक है फिर मुझे मारो, अगर तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है तो ये मैं श्योर करूंगी कि तुम मेरी ब्रा को भी छूने से पहले मारे जाओगे। और भाई लोग मुझे बताना कि ये लोग बार बार ब्रा पे ही क्यों आ जाते हैं हमें। तो लीसन भी कुछ नहीं बोलता, अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से ओयांग चली जाती है। तो ये बंदा अपने आप से कहता है कि बहुत बढ़िया ओयांग, क्योंकि तुम्हें वो कचड़ा इतना पसंद है, मैं उसे सर से पांव तक पूरी तरह से कचड़ा बना दूंगा, मैं देखूंगा कि क्या तुम्हें वो अब भी पसंद है कि नहीं। फिर ओयांग जंगल से जा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ओयांग, तुमने इतना बेकार काम क्यों किया, अगर समय फिर से पीछे लौट सकता है तो मैं ग्रेड 1 माउंटेन पर अपना सारा चेहरा खोना पसंद करूंगी, बजाय इसका कि गो किंग फैंग को जेंटलमैन चियान बनने का नाटक करने दूं। अब मैं उसे खतरे में डाल रही हूँ। लीसन एक रिच फैमिली से है, ये जो कहेगा वो जरूर करेगा, मुझे गो किंग फैंग को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना है और जितना हो सके यहाँ से दूर जाना होगा। तभी उसे आवाज आती है, जूनियर सिस्टर
तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं टैन सीरू होती है और कहती है कि जूनियर सिस्टर, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। कल जब तुम चुपके से निकल गई थी तब तो मैंने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम फिर से चुपके से निकल गई। क्या अब भी तुम्हारी आंखों में मैं वो सीनियर सिस्टर हूँ? क्या अब भी तुम्हारे दिल में तुम्हारी टीचर है? तो ओयांग बोलती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, वापस आने पर मैं जरूर सर्कुलेशन में चली जाऊंगी। तो टैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी मेरे साथ वापस चलना होगा। तो ओयांग कहती है कि सीनियर सिस्टर, ये किसी और की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मुझे बस एक बार जाने दो। तुम तो जानती ही हो कि वो आदमी कैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि ये यूनजिया सेक्ट है, सुनो, उस आदमी को यहाँ दृष्टा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम ऐसा करोगी? मैं उस गो पर्सन को भागने में तुम्हारी मदद करूंगी, यही सबसे बड़ा समझौता है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तो तभी पीछे से कुछ डिसाइबल भागते हुए आ रही होती है और कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर ओयांग, ये अच्छा नहीं है, आपका जेंटलमैन चियान वो। तो यांग कहती है कि अरे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है मुझे। तो वो डिसाइपल कहती है कि उसने उन आउटर सिटी के डिसाइपल को पीटा और उससे भी ज्यादा उसने उन्हें कुत्ता तरह मारा। तो ये बात सुनकर तो वो दोनों चौंक जाती हैं और कहती हैं कि क्या, और ओयांग अपने मन में कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो फेलियर पर्सन ऐसा करने की ताकत कैसे रख सकता है। तो वो भागते हुए जाने लगती है और कहती है कि हट जाओ, मुझे किंग फैंग को ढूंढना होगा। उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि ओयांग मेरे लिए यहाँ वापस आओ। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ डिसाइबल इकट्ठा हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वो जेंटलमैन चियान, मेरा मतलब है कि गो किंग फेंग काफी प्रभावशाली है, उन्होंने बस उन सभी को एक एक थप्पड़ मारा और आउटर सेक्टर के डिसाइपल को मुश्किल में खड़ा कर दिया। तो दूसरा बंदा बोलता है कि जेंटलमैन चियान वही जिससे सीनियर सिस्टर को पहली नजर में प्यार हो गया था और जिसके साथ वो दाओ लवर बनना चाहती थी, वो बुनियादी तौर पर फेलियर नहीं है। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हो सकता है कि वो नींव के लेवल पर असफल रहा हो, लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ होगा, उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला निकला, ये अनबिलीवेबल रूप से बलवान है। तो तीसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि उन आउटर सेक्टर के डिसाइपल को भी पूरे स्पिरिचुअल फॉर्म को फिर से जोतने का काम दिया है, अदरवाइज जेंटलमैन चियान उन्हें जाने नहीं देंगे। फिर वहाँ पर ओयांग भी आ जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि क्या गो किंग फैंग कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी नहीं है, उसने न सिर्फ उन्हें पीटा बल्कि उसने पूरा स्पिरिचुअल फॉर्म ही फिर से लगवा दिया, क्या ये कुछ ज्यादा ही है। तभी वहाँ के एक बंदे से पूछती है कि गो किंग फैंग कहाँ है। तो एक बंदा इशारा दिखाते हुए कहता है कि मैंने दसन को यह कहते हुए सुना है कि रेड लिप माउंटेन पर वो जा रहे हैं, ये वही पहाड़ है। तो ओयांग अपने मन में कह रही होती है कि वो रेड लिप माउंटेन पर क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी फ्रूट तोड़ रहा होता है और डसन उठा रहा होता है और हमारा एमसी फ्रूट खा रहा होता है। तो डसन कह रहा होता है कि यंग मास्टर, आपने इतने सारे इकट्ठे किए हैं, क्या आप सच में उन सबको खा सकते हैं? तभी पीछे से ओयांग आ जाती है और कहती है कि गो किंग फैंग। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ओह ये तो तुम हो, क्या ये सही नहीं है, क्या तुम सेकुलेशन में नहीं हो? तो बोलती है कि तुम्हारा अभी भी जंगली फल खाने का मन है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और ये जंगली फल बहुत डिलीशियस लगते हैं, तो मैंने बचपन में इसे बहुत खाए थे, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहती हो? तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि अरे तुम अभी भी खा रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी बड़े मुसीबत में हो? क्या मैंने दसन से पहले ही नहीं कहलवाया था कि तुम अपने लिंग इन कोर्टयार्ड में रुको और वहीं इंतजार करो? तुम बाहर क्यों आए और तुमने उन्हें पीटा भी और उनसे स्पिरिचुअल फॉर्म फिर से लगवाया? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या किसी ने मेरी स्पिरिचुअल फॉर्म बर्बाद कर दी और मुझे इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? तो बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो, तुमने उन्हें घायल कर दिया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा एमसी बोलता है कि वो कुछ बच्चे हैं जिन्हें अभी भी दूसरों से अपनी पिछवाड़ा साफ करवानी है, मुझे उनसे डर क्यों लगेगा? तो वो बोलती है कि तुम इसे भूल जाओ, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, और हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने में मदद करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जा रही होती तो उसकी सीनियर सिस्टर भी वहाँ होती है और कहती है कि छोड़ दो जूनियर सिस्टर, तुम बहुत भोली हो, भले ही तुम उसे पहाड़ों को छोड़ने में हेल्प करो, लेकिन वो कहाँ जाएगा? ली फैमिली के लोग पूरे किंग यान एरिया को चलाते हैं, उन्हें लेसन से केवल एक शब्द की जरूरत होती है और उसके लिए मौत के अलावा यूनजिया शब्द छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये बात सुन के तो वो चौंक जाती
लेती है, अजीब सा मुंह बना लेती है, अपनी सीनियर सिस्टर के पास आती है और रोते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मेरी मदद करें, अगर आप इस बार मेरी हेल्प करेंगी तो आपकी मैं हर बात सुनूंगी। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। तो वो बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जो भी कुछ कहेंगी मैं वही करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर हमारे एमसी से कहती है कि गू सरनेम वाले पर्सन क्या तुम अब नीचे आ सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम्हारे सीनियर सिस्टर इस मैटर को सुलझा दे तो मैं अब और नीचे नहीं आऊंगा, मुझे आज रात इन फलों से वाइन बनानी है और मुझे ढेर सारे फल चाहिए, तुम लोग पहले जाकर इसका निपटारा कर लो, मैं कुछ और फल लेके आता हूँ। उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि जूनियर सिस्टर अब उसके लिए चीजें और मुश्किल मत बनाओ, अगर वो ऐसा बर्ताव करना चाहता है जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो उसे जो चाहे वो करने दो, वो शायद अंदर से बहुत डरा हुआ है, उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची है। जूनियर सिस्टर क्या तुम देख रही हो कि वो किस तरह का आदमी है, अगर हिम्मत की बात करे तो उसमें हिम्मत ही नहीं है और वो हर चीज से डरता है, वो किसी भी चीज के काबिल नहीं है, फिर भी उसे अपनी इज्जत बचाना बहुत पसंद है, वो हर बात को अच्छा बताने के लिए सिर्फ अपने मुंह पर भरोसा कर सकता है और वो सिर्फ तुम्हारे जैसे मासूम लड़कियों को धोखा दे सकता है, उन्होंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि हमारी सीनियर सिस्टर की नजर बहुत अच्छी है। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, अगर मेरी जूनियर सिस्टर ना होती तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं होती कि वो तुम्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। जूनियर सिस्टर तुम मेरा यही वेट करो, मैं बात करके आती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीसन दो लोग के साथ आ रहा होता है और बीच में टैन आ जाती है और कहती है कि जेंटलमैन ली चलो हम लोग बात करते हैं। तो ली कहता है कि टैन सीरो मुझे होप है कि तुम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करोगी, अदरवाइज मुझे रूड होने का ब्लेम नहीं दोगी। तो टैन शुरू कहती है कि जेंटलमैन ली गू सरने वाले पर्सन ने आपके लोगों को घायल कर दिया है और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैंने उसे आपकी जगह पर पहले ही सिखा दिया है। जेंटलमैन ली मैं भी आपके लिए यही कह रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरी जूनियर सिस्टर को पसंद करते हो और मैं हमेशा से उससे तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहती रहती हूँ, लेकिन अगर तुमने आज उस गू किंग फैंग को पीटा तो मेरी जूनियर सिस्टर निश्चित रूप से तुम पर गुस्सा होगी और उसके साथ तुम्हारा रिश्ता शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस बार तुमने हंगामा नहीं किया तो मेरी जूनियर सिस्टर तुमको बेहतर नजर से देखेगी। इसके अलावा मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ कि जैसे ये इंसिडेंट खत्म हो जाएगा मैं व्यक्तिगत रूप से उस गू पर्सन को दूर भेज दूंगी। मेरी जूनियर सिस्टर ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे फिर कभी नहीं देखेगी। और दूसरी तरफ ओयांग अपने मन में कह रही होती है क्या हो रहा है, मेरी सीनियर सिस्टर क्या कर रही है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती है तो ओयांग कहती है कि सीनियर सिस्टर कैसा रहा, लीसन ने क्या कहा। तो वो बोलती है कि जेंटलमैन ली ने एक कदम पीछे हटने को तैयार है, हालांकि उस गू पर्सन को उसे माफी मांगनी होगी। तो ये बात सुन के तो वो गुस्सा आ जाती है और कहती है कि क्या ये लीसन थोड़ा ज्यादा घमंडी नहीं है, आखिर वो खुद को समझता क्या है। और जाने लगती है और कहती है कि मैं लीसन की अम्मा बहने कर दूंगी जाके। लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर ओयांग के गर्दन पे मार के उसके मेरिडियंस को ब्लॉक कर देती है जिससे वो वहीं फ्रीज हो जाती है। तो ओयांग कहती है कि सीनियर सिस्टर आप यह क्या कर रही हैं। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि मैं बस इतना चाहती थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, अगर तुम अभी जल्दी आओगी तो आग में घी डालोगी और जब वो पर्सन आएगा तो उनसे माफी मांगना अब आसान नहीं होगा। कम से कम लीसन ली फैमिली का बेटा है, तुमको उसे कुछ सम्मान देना होगा। इस बार इस गू पर्सन ने अपने गालों को थप्पड़ मारा है, वो इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, उसने उसकी बदनामी कर दी है इसलिए वो इसका बदला जरूर लेगा। तो ओयांग कहती है कि लेकिन, तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि लेकिन विकल्प कुछ नहीं। लीसन ने अभी अभी अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी, अगर वो गू पर्सन आज के अंत तक उससे माफी नहीं मांगेगा तो उसे वो अपंग बना देगा। तुम उससे बेहतर जानती हो इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि वो किस तरह का पर्सन है, पिछले 2 सालों में उसके द्वारा कितने डिसाइपल अपंग हो गए। तो ओयांग थोड़ा रोने लगती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर गू किंग फैंग ने मेरी मदद करने के लिए सिर्फ जेंटलमैन चियान होने का नाटक किया, अगर मैं आज उसे घुटने टेक कर माफी मांगने दूं तो उसको बीच में से बात करते हुए कहती है वो जूनियर सिस्टर इस मामले को ऐसे ही रहने दो, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। और हमारे एमसी से चिल्ला के कहती है कि लीसन ने तुम्हें जाने देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन पहले तुम्हें घुटने टेक कर उसे माफी मांगनी होगी और मेरी जूनियर सिस्टर से ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी रक्षा करेगी, उसकी मेरिडियन पहले ही मैंने सेल कर दी है, वो हिलने या बोलने में एबल नहीं होगी इसलिए वो आज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि
तुम आजकल के बच्चे बहुत एरोगेंट हो गए हो, ये बिना सोचे समझे दूसरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इस बॉस ने तो पहले कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तो टैन बोलती है कि मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अपनी डिग्निटी को त्याग दो। तुम्हारी डिग्निटी मेरे लिए एक पैसे की भी लायक नहीं है। तो हमारा हमसे भी उससे कहता है कि तुमको इतनी कठोरता से बात करनी चाहिए। एक आदमी एक चीज को छोड़कर सब कुछ छोड़ सकता है अगर वो इसकी डिग्निटी है। तो ये बात सुन के तो टैन भी बोलती है कि मैं ये एक बार फिर से कहूंगी, ये तो तुम घुटने टेको या तो तुम पल हो जाओ। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि लिटिल मिस, जब तक मैं अपना करंट काम पूरा नहीं कर लेता तब तक वेट करूंगा, फिर मैं तुमको व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा कि मेल की डिग्निटी क्या होती है। तो ये बात सुन के वो भी बोलती है, दूसरे शब्दों में तुम पीट पीट कर मर जाना पसंद करोगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास मैंने बहुत सुन ली है, अब मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ और उन लोग से कहो कि वो लोग यहाँ आ जाएं। तो टैन बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसे बेकार पर्सन इतना अहंकार पूर्ण बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे करते हो। तभी वो पीछे से कहती है कि लिसन। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और वो लोग आ जाते हैं। तो टैन कहती है कि जेंटलमैन ली, मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन वो गु पर्सन कुछ भी बेहतर नहीं जानता और तुम्हारे धैर्य को चुनौती देना चाहता है क्योंकि वो अपनी डिग्निटी को बनाए रखना चाहता है। तो प्लीज उसे सिखाएं कि डिग्निटी वर्ड का सच में मतलब क्या है। हमारे एमसी से लड़की के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि आखिरकार वो प्रतिभाशाली पर्सन है तो वो अपनी डिग्निटी को कैसे इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते। तो उसकी बगल वाली लड़की भी बोलती है कि बिल्कुल वो जेंटलमैन चियान है जो बेहद ताकतवर और फिजिकल स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले पर्सन है, तो जाहिर है वो अपना डिग्निटी चाहेंगे। ओयांग से बोलती है कि जूनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखें बंद कर देना चाहिए, वरना जब आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा जमीन पर गिर जाएगी तो फिर अपना फेस लोगों को कैसे दिखा पाएंगी। और अपने मन में सोच रही होती है, अगर हम इस गु पर्सन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे तो ओयांग ये पूरी तरह से बदनाम हो जाएगी। न सिर्फ मैं ग्रेड 1 माउंटेन वाली घटना से अपना चेहरा वापस पा सकती हूँ, बल्कि ओयांग वो अपमानित भी कर सकती हूँ और उसे मजाक का पात्र भी बना सकती हूँ। ओयांग, क्या तुम बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो? क्या वो म्यूजिक में बहुत जीनियस नहीं है? क्या तुमको डाव लवर बनने के लिए कोई अच्छा पर्सन नहीं मिला? कितना अफसोस की बात है, क्योंकि वो तो बस बुनियादी तौर पर बेकार पर्सन है। वो न केवल एक कचड़ा है, आज वो भी घुटने टेक कर माफी मांगेगा। हमारे एमसी से लीसन कहता है, क्या तुम अपनी डिग्निटी बनाए रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ डिग्निटी दूंगा। और अपने बंदों से कहता है कि जाओ उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। तभी हमारे एमसी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि घुटने टेको, तुम मास्टर ली से माफी मांगो। तो हमारा हमसे उन लोग से कहता है कि और तुम जैसे ये बदमाश क्या कर सकती हो, तुम सब इतने घमंडी हो कि हम मेरी आंखों के सामने लड़ रहे हो। और गुस्साते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ और अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वो लोग दूर फेंका जाते हैं। एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है जिससे सभी दूर फेंका जाते हैं। और ली सेन भी अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने हाथ में कहता है कि यूनजिया सख्त में कोई भी मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है, और जम करके अटैक कर देता है और कहता है कि अब मर जाओ मेरे लिए। और ये लड़की भी देख के कह रही होती है कि ली सेन ने ऑलरेडी ब्लैक फोर्टेस फिस्ट को कल्टीवेट किया है पीक स्टेज तक, और उसकी कल्टीवेशन भी इनेट स्टेज 9th लेयर तक पहुंच चुकी है कि अटैक को वो रोक नहीं सकता। और हमारे एमसी के सामने वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को हाथ से पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे कहना होगा कि तुम इस तरह के क्रूर स्किल को डेवलप करने के लिए काफी क्रूर हो और तुम मेरी स्पिरिचुअल रूट को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पहले तो मैं बस तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने वाला था, लेकिन अब। और उसको हाथ को दबाने लगता है। ये देख के तो तीनों ही चौंक जाते हैं। लोग भी कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर ली सुन की आम, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उसके हाथ को इतने जोर से दबाया होता है जिससे उसका हाथ ही टूट जाता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इतनी कम एज में ही तुम बहुत खतरनाक हो, आज मैं बस तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा इस उम्मीद में कि तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। तो गुस्साते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी हिलने की चुनौती नहीं देता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तब मैं अनडिफीटेड था। क्या तुम लोगों को पता भी है कि ये बॉस कौन है? क्या तुम लोगों को पता भी है कि मैं कितना पावरफुल हूँ? तुम लोगों को कुछ नहीं पता, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं खुद बुद्धा नहीं हूँ, मुझे किसी पर दया नहीं आती। तुम सबको मारना कुत्ते को मारने जितना आसान है। मैं तो तुम सबको सलाह दूंगा कि वापस जाओ और कुछ सालों तक कल्टीवेशन करो, उसके बाद यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो। तो लड़के के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम केवल एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी बॉडी वाली संरचना हो, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम काबिल हो। चलो फिर देखते हैं। और वो भी अपना स्वर्ण निकाल लेता है और वो लड़की भी अपने चाबुक निकाल लेती है और कहती है कि सब
लोग साथ मिलकर काम करो, इस कूड़े को मार डालो और देखो कि क्या ये बाद में भी इतना घमंड बिहेवियर कर सकता है। और चलो उसे मार डालते हैं, कचड़ा तो कचड़ा ही रहता है, तुम जैसे कचड़े को क्या औकात है, सब लोग उसकी खोखली बातों से मत डरो, चलो उसे मार डालते हैं। तभी वो लड़का भी अपने शॉट से एक अटैक कर देता है, जो कि हमारे एमसी के सामने अटैक आ रहा होता है। तभी हमारे एमसी अपने हाथ को आगे करता है और अपना मुट्ठी को बंद करता है, जिससे उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो भी चौंक जाता है और सीधा हमारे एमसी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम बचना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। और अपने हाथ में पावर को लाते हुए कहता है कि मैंने पहले भी कहा है, अगर तुम कोई कदम उठाते हो तो तुमको उसके रिजल्ट भुगतने होंगे, क्योंकि तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। तो मैं तुमको उसका स्वाद चखा देता हूँ। और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पीछे की कपड़े भी उसके फट जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं और दूर जाके फेंका जाता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। तभी पीछे से वो लड़के भी अटैक कर देती है अपने चाबुक से और उसका चाबुक हमारे एमसी के हाथ पे लग जाता है, पर्पल कलर की ऑरा निकलने लगती है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, क्या उसने सच में अपने कोड़े पर जहर लगाया था? और कहता है कि एक वुमेन के नाते तुम्हें इतना बेकार काम नहीं करना चाहिए। और उसको अपने पास खींचता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि ये तुम्हारा सबक है। फिर उसको किक मारते हुए कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ और वो भी दूर जाके फेंका जाती है। हमारा एमसी कहता है कि जो लोग मेरा विरोध करेंगे उनका केवल एक ही अंत होगा। तभी कुछ लोग ऊपर देखने लगते हैं और कहते हैं कि देखो यंग मास्टर ली सेन, ये यंग मास्टर ली सेन का गोल्डन टावर है। तभी हमें इस टावर के बारे में बताया जाता है, ये गोल्डन 7th टावर होता है, ये सुपीरियर ग्रेड मैजिकल ट्रेजर होता है। यहाँ तक कि एक एक्सपर्ट फाउंडेशनल कल्टीवेटर भी इस मैजिकल ट्रेजर के सामने एक भयानक मौत मरेगा। इस बार गो किंग फैंग निश्चित रूप से मर चुका है और वो भी हंसते हुए कहता है कि कचड़ा अब तुम भाड़ में जाओ। हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। उससे हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने हाथों से रोक लेता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये कैसे पॉसिबल है, उसने सच में मैजिकल ट्रेजर टावर को अपने हाथ से उठा लिया है। और वो बंदा भी कह रहा होता है कि क्या तुम अपनी घटिया हैंड से मेरे गोल्डन टावर का सामना करना चाहते हो, तुम बस यही मांग रहे हो। तभी वो 10 शुरू से कहता है कि मुझे उसे अपंग बनाने में मेरी हेल्प करो। और दूसरी तरफ वो अपने मन में कह रही होती है, क्या गो किंग फैंग का बॉडी सच में वो इतना पावरफुल है कि मेरे जैसे कल्टीवेटर भी उससे डर रहा है। और पीछे से लीसन कह रहा होता है उससे, 10 वो कचरा पहले से ही मेरे टावर से द्वारा दबा हुआ है, जल्दी करो और उसे ट्रिपल कर दो। तुम अभी भी किस बात से हिचकिचा रही हो? मैं तुमको अनलिमिटेड कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे सकता हूँ। क्या तुम हमेशा से एक मैजिकल ट्रेजर नहीं चाहती थी? मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ, तुम्हें बस उसे मेरे लिए ट्रिपल बनाना है और मैं तुम्हें कैपिटल में डिसाइबल बनने का रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तो ये बात सुन के वो अपने मन में कह रही होती है कि कैपिटल में एक डिसाइपल, तो वो भी अपने स्वord निकाल लेती है और हमारे एमसी पे अटैक कर देती है। लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को देख लेता है और उसके स्वord को अपने 2 उंगली से ही पकड़ के तोड़ देता है। 10 शुरू भी अपने मन में कह रही होती है देख के, मेरी फ्लाइंग डैगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन हमारा एमसी उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाती है। उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और अपने मन में कह रही होती है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो स्पष्ट रूप से मैजिकल ट्रेजर से दबा हुआ है, मेरी स्वॉर्ड को रोकने के लिए उसके पास अभी भी एक हाथ कैसे हो सकता है? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में हमारे एमसी ने उसको छोटा कर लिया होता है और उसके हाथ में आ जाता है। ये देख के लीसन घबरा जाता है और कहता है कि तुम ये कैसे पॉसिबल है? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि 500 साल पहले मैं यूनजिया सेट में सिर्फ एक हेल्पर था और इस मैजिकल ट्रेजर के ऑनर गुआन युआन के साथ मेरी फाइट हुई थी। उस समय मैं इस गोल्डन टावर के सामने लगभग मर ही गया था। 500 साल हो गए, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को इस मैजिकल ट्रेजर का यूज करते हुए फिर से देख पाऊंगा। और हमारा एमसी उस बंदे से कहता है, क्या तुम गुआन युआन से रिलेटेड हो? तो ये बात सुन के वो एटीट्यूड में बोलता है कि मास्टर गुआन युआन मेरे टीचर हैं, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना मेरे मास्टर तुम्हें मार डालेंगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ओ गुआन युआन तुम्हारे टीचर हैं, क्या कॉन्फिडेंस है? और अपने मन में कहता है कि 500 साल पहले मैंने गुआन युआन को पीटा था और अब 500 साल बाद मैंने उसके डिसाइपल को पीटा है, ये हेवन की इच्छा होगी। लीसन गुस्साते हुए कहता है कि ट्रैश, मेरे सामने घुटने टेको। ये बात सुन के हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है और उसको पीटने लगता है। उसको पीटने के बाद कहता है कि वापस जाओ और अपने टीचर से कहो कि अब ये मेरा हो गया है। और 10 सीरू के पास आता है और उससे कहता है कि और तुम्हारी डिग्निटी का वैल्यू कितना था? तो ये बात सुन के वो एकदम घबरा जाती है। फिर हमारा एमसी ओयांग को फ्री कर देता है। ओयांग अपने मन में कह रही होती है कि ये आखिर गो किंग फैंग है कौन? उसका बॉडी लगभग बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, वो मेरी सीनियर सिस्टर के फ्लाइंग डैगर के वार को झेलते हुए एक हाथ से गोल्डन टावर भी उठा सकता है। क्या ये वाकई एक मूल्य कचड़े का बॉडी है? हमारा एमसी सबसे कहता है कि ये शो खत्म हो गया है, तुम लोग वापस वहीं जाओ जहाँ तुम्हारा जगह है, व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई ना करो। तो ये बात सुन के सभी लोग डर जाते हैं। फिर हमारा एमसी वापस आता है तो वहाँ हुडी होता है। हुडी आके कहता है कि बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे आधे दिन तक तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर दिया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि आधे दिन तक तुमने मुझे खोजा है, मैं भी तुमसे पूछने ही वाला था, मेरे लिए जीना आसान नहीं था और तुम तो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे।
क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा या मैं तब तक खाता रहूंगा जब तक तुम कंगाल ना हो जाओ। तो ये बात सुन के हुडी हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, पर मुझे डर है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचते। तो हमारा एमसी चाय निकालते हुए कहता है तुम ये मत कहो कि इस बेकार जगह के बारे में अच्छा सोचना सच में डिफिकल्ट है। तो हुडी बोलता है कि अरे बच्चे, मैं बस बातचीत कर रहा था, तुम्हें इतना सीधा बोलने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा ये जगह मेरी है। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो बोलो, तुम पिछले कुछ दिनों में कहाँ गए थे? तो वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी शराब लेने गया था। तभी वो एक शराब निकाल के दिखाता है तो हमारे एमसी की आंखों में चमक आ जाती है और हमारा एमसी कहता है कि ये 1000 साल पुरानी बर्फ आग वाली शराब है। तो ये बात सुन के वो भी कहता है कि क्या तुम कुत्ते हो, एक बार सूंघने से कैसे पता चलेगा? हाँ, ये 1000 साल पुरानी बर्फ आग की शराब है, ये कैसा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? तभी वो हमारा एमसी उसको पीने लगता है। ये देख के वो कहता है अरे कम से कम मेरे लिए एक घूंट तो छोड़ दो। फिर हमारी एमसी की आंखें खुलती है और अपना मन में कह रहा होता है कि अरे यार, मैंने कितनी पी ली इतनी देर तक सोने के लिए। और वो हुडी तरफ देखता है और हुडी भी सो रहा होता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि बूढ़े आदमी जल्दी करो और उठ जाओ। तब तो उसकी भी आंखें खुल जाती है। हमारे एमसी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत ज्यादा ही पी लिया था। तो हमारा एमसी कहता है कि हुडी, तुमने मुझे इतना पिला दिया, तुम मुझसे एक एहसान चाहते होगे, है ना? तो वो भी कहता है कि ओ वेल, मैं तुमसे बस एक छोटा सा एहसान चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता था कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बोलो अब तुम्हें किस चीज की हेल्प चाहिए? और अपने मन में कह रहा होता है कि चाहे वो किसी भी प्रकार का हेल्प हो, अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे रिफ्यूज नहीं करूंगा। मेरे बचपन के दिनों में हुडी ने पहले भी कई बार मेरी मदद की थी और यहाँ तक कि मेरे जान भी बचाई थी, मैं उसे कैसे मना कर सकता था? तो हुडी कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ यूनजिया सेट में कुछ समय से हो, है ना? पहले की तुलना में अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि वे अब और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं और थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। तो हुडी कहता है कि बच्चे, तुम सब कुछ सही कह रहे हो, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारा यूनजिया सेट बहुत जल्दी किसी अदर सेट द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलता है कि हेवनली कैलेमिटी के बाद याव और डेमन एक साथ काम करना शुरू कर दिए हैं और बड़े सेट ने लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। मेरे सेट के लोगों ने हमारे सेट की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। फाइनली हमने इसकी रक्षा तो कर ली, लेकिन मेरे सीनियर ब्रदर को गंभीर चोट आई है, वो सीरियसली घायल हो गए हैं और लगभग अपनी जान गंवा बैठे। अब वो सैकड़ों वर्षों से सेकुलेशन में है। तो हमारा एमसी कहता है कि और अभी तो बताता है कि ऑल दो वो अपना लाइफ बचाने में एबल थे, लेकिन उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई है। मायूस होते हुए कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर ने अपना पूरा जीवन यूनजिया सेट के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अंत में न केवल वो क्रिपल हो गए बल्कि हम अपने सेट की रक्षा भी नहीं कर पाए। तो हमारा एमसी कहता है कि तो फिर तुम लोग अपना सेट क्यों नहीं बचा सकते? क्या तुम्हारे दूसरे सीनियर ब्रदर में भी अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं? वो बोलता है कि तुम इसे इस तरह भी कह सकते हो और बताता है कि इंटरनल फाइट का रीजन वही कमीना है, उसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा बेकाबू है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो क्या जिंडे सेट का लीडर बनना चाहता है? तो बोलता है कि हमारे यूनजिया सेट का एक नियम है कि केवल सक्सेसर डिसाइपल ही इस सेट को संभाल सकता है, लेकिन कितनी दुख की बात है कि सक्सेसर डिसाइपल की हेवनली कैलेमिटी के दौरान डेथ हो गई और बाकी लोग सीरियसली घायल हो गए और जो बच गए उनके खिलाफ वॉर चल रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या जिंडे चाहता है कि उसका डिसाइपल सेट को संभाले? तो हुडी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो हमारा एमसी कहता है कि और क्या तुमने पिछले कुछ सालों में कोई न्यू डिसाइपल नहीं लिया? हुडी कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, आखिर मेरा कौन सा हिस्सा किसी डिसाइपल को सही टीचिंग दे सकता है? मूडी का जिक्र भी मत करो, वो सच में जिंडे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि सूडी के बारे में क्या? मुझे याद है सूडी कोई आम इंसान नहीं है। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि मेरे सामने उस गद्दार का जिक्र भी मत करना। जिंडे एम्बिशंस हो सकता है, लेकिन कम से कम वो यूनजिया सेट को धोखा नहीं देगा। लेकिन सूडी, वो कमीना मूर्ख, सच में अलायंस बनाने गया था। अगर जिंडे हमारे सेट का लीडर बन जाता है तो फ्यूचर में हमारा यूनजिया सेट उसके लिए केवल एक लाभदायक बन जाएगा। अगर सूडी हमारे सेट का लीडर बन जाता है तो हमारा यूनजिया सेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तो तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को मार डालूं? तो बोलता है कि मार डालूं? मैंने भी पहले ऐसा सोचा था, लेकिन इससे प्रॉब्लम हल नहीं होगी। तो हमारा एमसी लेटते हुए कहता है कि मैं उन्हें मार तो नहीं सकता, है ना? तो फिर तुम कैसे चाहोगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो बोलता है कि उसके बारे में। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।